आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। दिल्ली तशद्दुद से मुतल्लिक मामले में जामिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल तन्हा और पिंजरा तोड़ की समाजी कारकुन नताशा नरवाल और दिवांगना कालिता को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत को दिल्ली पुलिस ने अना का मामला बना लिया है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने फौरी तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत की मंजूरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यही नहीं, तीनों की रिहाई का फैसला देने से कबल दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डोमा कोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल की थी, जिसमें पुलिस ने तीनों के पतों की तस्दीक करने के लिए 3 दिन का वक्त तलब किया था। ताहम समाअत के दौरान अदालत ने पुलिस के वकील के तय सख्त रवैया इख्तियार किया। सवाल पूछा गया कि तमाम मुल्जिमान 1 साल से आपकी तहवील में हैं, तो अब किस तरह की तस्दीक की जरूरत है। एक वकील का कहना है कि तस्दीक में कुछ परेशानी हुई है, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने हमें हुक्म दिया है। दिल्ली की कड़कड़डोमा अदालत ने इन तीनों को फौरी रिहा करने का हुक्म सादिर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बाद भी तीनों को रिहा नहीं किया गया था। वाज़ेह है कि दिल्ली फसाद मामले में इन तीनों के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश करते हुए तीनों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली थी। तो नाजरीन, आपको बता दें कि नताशा, दिवांगना और आसिफ तीनों को ही जमानत मिल चुकी है। आखिरकार दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे फैसले पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है जिद पर अड़ चुकी है कि किसी भी तरह से ये तीनों जो है रिहा न हो। तीनों को UAPA के तहत 1 साल से जेल में बंद रखा गया। आपको बता दें, पूरा मामला दरअसल पिछले साल फरवरी का है, जब फरवरी में NRC और CAA को लेकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट जब हुए दिल्ली में, तो उसके बाद राइट्स हुए, तशद्दुद भड़क उठा और जो स्टूडेंट्स जामिया मिलिया इस्लामिया के और JNU के भी, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया NRC और CAA को लेकर के, उनमें से कई स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई। इनिशियल गिरफ्तारियां अलग एक्ट्स में हुई, लेकिन जब जमानत मिलने लगी तो UAPA के एक्ट के तहत कई लोग जेलों में बंद हो गए। उन्हीं में से 3 आसिफ, नताशा और दिवांगना भी थे। इस पूरे मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ BJP स्पोक्स पर्सन शुभेंदु अवस्थी और सीनियर सहाफी प्रोफेसर प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, BJP स्पोक्स पर्सन हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी जी है, आपसे पूछते हैं कि क्या प्रोटेस्ट करना गुनाह है? क्या प्रोटेस्ट करना टेररिज्म होता है? देखिए, प्रोटेस्ट करना कोई भी गुनाह नहीं है और प्रोटेस्ट में करना कोई टेररिज्म नहीं है। भारत में पिछले 70 सालों में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे धरने रखे गए, बट ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट, ऐसा कोई भी धरना जिससे आपसी हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाए और 52 लोगों की डेथ हो जाए और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो जाएं, उसको मैं प्रोटेस्ट नहीं कहूँगा, उसको मैं राइट्स कहूँगा। और इसलिए इन तीनों के ऊपर राइट्स का केस है और ये राइट्स के केस में पूरे वीडियोस बनाई गई हैं और उन वीडियोस के ऊपर हमने UAPA दिल्ली पुलिस ने लगाया। दिल्ली की जो हाई कोर्ट है वो ये मानने से तो इनकार कर दी, वो तो कही कि कोई सबूत ही नहीं है कि तीनों ने कोई दंगा भड़काया था, कोई राइड करवाया था। ये तो साफ तौर पर प्रोटेस्ट था और इनके खिलाफ UAPA के तहत इनको गिरफ्तार करना वो गलत है। हाई कोर्ट का ये कहना है। आपको मैं बताऊं कि इसके पहले लोअर कोर्ट ने भी यही कहा था कि इनको ठीक गिरफ्तार किया गया और इनको नहीं छोड़ना चाहिए। जब लोअर कोर्ट ने कैंसिल कर दी इनकी बेल, तो हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट से उन्होंने, यदि इनको रिलीफ मिला है, तो ये कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट हमारे सिस्टम में है और सुप्रीम कोर्ट पे बात चल रही है और उसमें जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इनके पास इतने सबूत नहीं है, इसलिए इनको रिहा किया जाए, तो इनको रिहा किया जाएगा। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, बहुत बार बहुत सारे मर्डरिस्ट, बहुत बार रेपिस्ट लोग भी बिना सबूतों के बच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने, अब देखिए, जब राइट्स हो रहे थे
तो दिल्ली पुलिस ने उनके वीडियो बनाए, पब्लिक के बीच में भी वीडियो है उनके। अब उन वीडियो में आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोर्ट कह रहा है कि आवाज क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है। इस बिना पर, सबूतों की कमी के बिना पर उनको छोड़ा जा रहा है, ना कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे, इस बिना पे छोड़ा जा रहा है। सबूत नहीं है तो उससे तो साबित हो जाता है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने कोई दंगा नहीं भड़काया, यही तो दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है। प्रेम कुमार जी, क्या स्टूडेंट्स को ये कहना कि वो टेररिस्ट है और फिर जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, अपना डिसेंट जाहिर किया, उसको यूएपीए के तहत बंद करना, क्या ये जायज है? देखिए, जायज और नाजायज तो अदालत के फैसले पर डिपेंड करता है। मैं अदालत की ही टिप्पणी से बात शुरू करता हूं। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि आतंकवाद के बीच में और प्रोटेस्ट के बीच में जो बारीक फर्क है वो फर्क बहुत छोटा हो गया है, बारीक हो गया है। ये बहुत चिंता की बात है और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये अदालत की टिप्पणी है, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी आपकी टिप्पणी नहीं है, इसलिए बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि जब जमानत दी जा रही थी नताशा को और उनके साथ 2 और लोगों को, तो ये दिल्ली पुलिस का जो रवैया है कि किसी तरीके से इसको बाहर नहीं आने देना, वो लीगली फाइट करके वो अपने एस्टैब्लिश करते अपने प्रूफ को और वो बाहर नहीं आ पाते जो अभियुक्त हैं, तो ये दिल्ली पुलिस की जीत होती। लेकिन इन्होंने बहानेबाजी शुरू कर दी, हम एड्रेस का सत्यापन करना चाहते हैं, वो उसके तब तक इनको नहीं छोड़ा जाए, और ये बहानेबाजी करके ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये बाहर नहीं आ जाए, ये लोग जेल से बाहर ना आए। तो अभियुक्त जेल से बाहर नहीं आए, इसके लिए तिल तिकड़म का सहारा लेना पड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। वो भी ऐसे मामलों में जिसमें अदालत के सामने दिल्ली पुलिस प्रूफ नहीं रख पाई और अदालत ने ये कहा कि यूएपीए का भी मामला बनाने का या आतंकवादी बोलने का कोई भी धारा यहाँ लागू नहीं होता है। ये भी अदालत की टिप्पणी, महत्वपूर्ण टिप्पणी। जब अदालत कह रही है कि आतंकवाद की धारा लागू नहीं होती, यूएपीए लागू नहीं होता, तब दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। इसके बजाय वो पते के आधार पर कि पता का सत्यापन करना है, हम ये जेल से छूट ना जाए, वो बहानेबाजी करने लगी। ये दिल्ली पुलिस का एक चेहरा है। इससे पहले भी दूसरे कई मामलों में दिल्ली पुलिस ने जो आर्गुमेंट्स दिए, उसमें अदालत ने उसमें अपना ऑब्जेक्शन जताया। इसमें इन्होंने कहा था, एक मामला था जिसमें मैं नाम भूल रहा हूं कि एक युवक को गोली लगी थी, अब गोली जिस बिल्डिंग से लगी थी, जिस दिशा से लगी थी, उसके जो पुलिस ने बताया उसकी उल्टी दिशा से गोली आई थी। तो उस मामले में ये अदालत ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गोली मारे। ठीक, तो जब शुभेंदु जी, अगर दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि यूएपीए के तहत इन स्टूडेंट्स को नहीं जो है बंद किया जा सकता, उन पर यूएपीए की धारा नहीं लग सकती है, तो दिल्ली पुलिस जिद पर क्यों अड़ी हुई है? देखिए, इसमें कोई जिद नहीं है। जब मेरे जो प्रवक्ता हैं जो आए हुए हैं, उनको शायद जानकारी की कमी है, मैं बता देता हूँ। जब परसों हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, बात कहिए, जानकारी आपको बहुत ज्यादा है तो आप अपनी बात कहिए, दूसरों को कमी है वो आप जनता पर छोड़ दीजिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, जनता पे तो हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है साहब। आपने ये कहा प्रेम कुमार जी, ये आप अपनी बात करने के लिए मुझे जानकारी कमी है ये बोलना जरूरी है क्या? नहीं, मैं जानकारी देना चाहता हूं आपको, है और आपकी जब बात बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला था। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। जब उनकी बेल और बोलेंगे जानकारी की कमी है, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी में कह रहा हूं। आपको लगता है शायद आपके लिए कहा हो, मैं आपको जानकारी देता हूं। जिस दिन बेल हुई है उनके बेल बॉन्ड दीजिए, मुझे जानकारी मत दीजिए। अरे आप शांत रहेंगे क्या भाई साहब? मेरे को बात पूरी कर लीजिए, आप बोल लीजिए। आप मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप बोल लीजिए, मेरे को मत बोलने दीजिए। आप सुनने ही नहीं चाहते हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे गोली नहीं चला सकता, तो पूरा पाकिस्तान भारत के ऊपर गोली चला रहा है, वो मुसलमान नहीं है और यहाँ पे भी मुसलमान नहीं है क्या? इसलिए आप अपनी बातों को ध्यान में रखिए, आप अपनी बातों को ध्यान में रखिए। में जवाब दूंगा, लेकिन ये मत बोलिए कि आपको जानकारी नहीं है। आप बिल्कुल आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। प्रेम कुमार जी, आपको बात अपनी रखने का मौका मिलेगा। इस वक्त पहले हम सुन लें कि शुभेंदु जी क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन बेल हुई, उन्होंने बेल बॉन्ड को जब साइन किया है,
उसमें जो एड्रेसेस दिए हैं वो उनके आधार कार्ड के एड्रेसेस से नहीं मैच करते हैं। जब आधार कार्ड के एड्रेसेस से मैच नहीं करते हैं तो दिल्ली पुलिस को यह चेक करना पड़ेगा। उनकी रिहाई नहीं हुई है प्रेम कुमार जी, और मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उनकी रिहाई नहीं हुई है, खाली उनकी बेल हुई है। केस चल रहा है आज भी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वो होगा वर्डिक्ट, उसको मान्य होगा। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने आधार कार्ड पे एड्रेसेस दिए हैं, जहां से वो पहले था, अभी जो उन्होंने नए एड्रेस बेल बॉन्ड पे दिए हैं वो दूसरे हैं, तो पुलिस नहीं चेक करेगी। और शुभेंदु जी, लेकिन एक साल तक क्या पुलिस को टाइम ही नहीं मिला कि एड्रेसेस वेरीफाई हो सके, आधार नंबर वेरीफाई हो बेल सके? पे जो एड्रेस दिया गया है, परसों जो बेल में एड्रेस लिखा गया है वो अलग है, जो उनका आधार कार्ड पे एड्रेसेस थे वो अलग थे। परसों शाम को 5:30 बजे के पास दिया गया है, कल पुलिस ने उसको वेरिफिकेशन किया, आज उनको सबमिट करना था। इसमें क्या बेल के प्रॉब्लम टाइम पे ही पुलिस को क्यों ये सब याद आ जाता है? क्योंकि बहुत समय था पुलिस के पास। जब बेल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब बेल में आपने जो एड्रेस दिया उसमें ये लिखा जाता है कि हम आपको बेल दे रहे हैं, आप कहीं भारत के बाहर नहीं जाएंगे, पासपोर्ट जमा करेंगे, पासपोर्ट में अलग एड्रेस, आधार कार्ड में अलग एड्रेस, और जो इन्होंने बेल में एड्रेस दिया है परसों वो अलग दिया है, तो वो एड्रेस को क्वालिफाई करना पड़ता है। कल को ये गलत एड्रेस देके चले जाए, वहां ना मिले, तो पुलिस वहां जाती है। और यूएपीए के अंडर में अरेस्ट किए गए थे, कोई छोटा मोटा केस नहीं है कि इन्होंने किसी का पॉकेट मार लिया था। वहां जाके चेक करेंगे कि ये व्यक्ति यहीं आके रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बाद। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट यही तो कह रही है कि इन लोगों को यूएपीए के तहत पहले ही जो है बंद नहीं किया जाना चाहिए था, ये धारा ही गलत लगी है, ये हाईकोर्ट का कहना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही लोअर कोर्ट ने कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि इनको वो सही रखा गया है। हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, बिल्कुल कंट्राडिक्ट वर्डिक्ट दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे ये मैटर जा रहा है। एक दो दिन इस सुप्रीम कोर्ट की बात भी सुन लीजिए इनको। हाँ, और हाई कोर्ट ने एक बात और कही है, आप सुनिए। उसमें उसने कहा कि इन लोगों से कोई भी विक्टिम को या कोई भी जो गवाह है उनको कोई थ्रेट नहीं है, वो उनको कोई हॉस्टाइल नहीं कर सकता है, इसलिए उनको छोड़ा जाए, इसलिए छोड़ दिया गया है। तो ये तो भारत का संविधान है। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो तीनों जगह पर जो मैटर जाते हैं वहां पर जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसमें क्या दिक्कत है? हमारे साथ केवल ये कहना, बाटला केस में भी यही कहा गया कि वो लोग यंग बच्चे थे, उनको मार दिया गया, और जो शर्मा जी थे, महेश शर्मा, वो गलत थे। जैसा अभी इन्होंने कहा कि एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को गोली नहीं मार सकता। हजारों केस बता सकता हूं भारत में एक साल के अंदर कि एक मुस्लिम ने दूसरे मुस्लिम को गोली मारी, और पाकिस्तान से भी जितनी गोलियां आ रही हैं वो सब मुस्लिम ही मार रहे हैं। इसलिए चैनल पे बैठकर ऐसी बातें ना करें तो अच्छा है। प्रेम कुमार जी, ये बताइए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, जो पुलिस की सरजनिश की, शुभेंदु जी कह रहे हैं कि नहीं, अब तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। देखिए मधुम जी, मुझे एक जवाब, जो प्रश्न बार बार ये पूछ रहे हैं, पहले उसका जवाब देना जरूरी है जी। ये प्रेम कुमार ने नहीं कहा है कि एक दंगे में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारे तो वो हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है, प्रेम कुमार ने नहीं पूछा है। टेलीविजन पर मेरे नाम से गलत बातें मत फैलाइए, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान दंगा है तो उसमें मुसलमान मुसलमान को गोली कैसे मारेगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा दिल्ली पुलिस से, ये सवाल है। अब आइए कि अदालत में जो तर्क और वितर्क दिए जाते हैं वो तो अदालत सुनती है, उसके हिसाब से फैसले आते हैं और आएंगे। आज भी अगर बेल पर छोड़ा गया है तो ये अदालत का फैसला है, पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये पुलिस का डिसीजन है। पर हमारा सवाल, हमारी चिंता जो मूल रूप से है, जब दिल्ली दंगे में झुलस रही थी 3 दिन तक और देश का गृह मंत्री सोया हुआ था, देश का गृह मंत्री नजर नहीं आया, दिल्ली पुलिस सोई हुई थी, दंगे को होने दिया गया। और दंगे जिस वजह से हुए वो कपिल मिश्रा, जिसने कहा कि पुलिस का काम हम करेंगे, अगर प्रोटेस्ट नहीं हटाया गया तो हम हटाएंगे। अरे ये कपिल मिश्रा कौन होता है किसी प्रोटेस्ट को हटाने वाला? क्या वो दिल्ली सरकार है कि भारत सरकार है? लेकिन उस कपिल मिश्रा पर आंच नहीं आने दी गई, और उसके भाषण के बाद ये दंगे हुए, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया? जो कि स्टूडेंट्स थे, जो कि विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए समाज सेवा का काम करते रहते, उनको गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं था। ठीक, इस वक्त हमारे साथ जामिया मिलिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा, जिन्हें अभी अभी जमानत मिली है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये बताया कि आखिरकार जमानत मिल गई, और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस पर, उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अपने उन साथियों के, अपने एडवोकेट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो है, जो जुडिशरी सिस्टम पे मुझे यकीन था, भरोसा था कि आज न तो कल जो है मुझे इंसाफ मिलेगा, साल 2 साल 3 साल के बाद अगर मुझे जेल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तैयार था कि जब भी हक और इंसाफ के आवाज को अगर उठाया जाएगा तो उसमें दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमें उसे बर्दाश्त करना है, उसको सब्र के साथ, इस्तेकामत के साथ डटे रहना है, खड़े रहना है, उसमें हिम्मत नहीं हारना है। इस जहन के साथ मैं जेल गया और जो लड़ाई हम लोगों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शुरू किया था, और वो लड़ाई जिसको पूरे हिंदुस्तान, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, वो तमाम लोगों ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। और फिर हम लोगों के जेल जाने के बाद भी लोग मुसलसल जो है हम लोगों के लिए कोशिशें करते रहे, जुस्तजू करते रहे, इस बात की ख्वाहिशमंद रहे कि ये जो है बेगुनाह लोग हैं और जल्दी निकल कर आएंगे। और जिस तरह का हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में एक जो है मिसाल है। और आने वाले वक्तों में जिस तरह से एजेंसीज जो है बेगुनाहों को फंसा के यूएपीए लगा देती है, वो एक बार सोचेगी कि मैं इस पे यूएपीए लगाऊं या ना लगाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि आसिफ इकबाल तन्हा या नताशा नरवाल या दिवांगना कैलात का जो भी वो जजमेंट है उसके बिना पे जो है कहीं इसको बेल ना मिल जाए। ये बात जरूर जो है एजेंसी अपने दिमाग में रखेगी और तो हम उसका इस्तेकबाल करते हैं। जुडिशरी का जब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बार बार एक बात जो सामने आ रही है कि पुलिस को वेरीफाई करना है एड्रेस और आधार कार्ड का नंबर, तो क्या बेल के वक्त आपका एड्रेस अलग था, आपका पासपोर्ट का एड्रेस अलग था, आपका आधार कार्ड का नंबर अलग था? क्या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी? नहीं, बेसिकली हम स्टूडेंट हैं, दिल्ली में कोई परमानेंट दिल्ली में एड्रेस नहीं था, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने की वजह से हम रेंट पे जो है वो रूम लेकर रह रहे थे। और वो रेंट पे रूम था और उनको जब मैंने एड्रेस बताया कि हाँ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, वो आए, हमारे रूम पे सर्च किए, हमारी किताबें लेकर चले गए, हमारे रूम से हमारा फोन उन्होंने लिया, तो उनको हमारा पूरा एड्रेस कंफर्म था कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। तो उन्होंने बाद में फिर जो है, जब मैं नहीं था तो उसका रेंट कौन पे करता, तो हमारे साथियों ने जो रूम को खाली कर दिया मेरे, मतलब मैं जेल जाने के बाद, तो वो खाली हो गया। जब खाली हो गया तो अब जब मैं बेल हुआ और जब मुझे आना था तो उसके लिए हमारे जो बाहर जो साथी थे उन्होंने मुझे जो है एक रखने के लिए इंतजाम किया कि आप यहाँ पे रहेंगे, आसिफ जो है अब जेल से अब रिहा होकर आएगा तो वो इस जगह पे रहेगा, पहले इस जगह पे रहता था। तो उसको तो पुलिस ने कंफर्म था, क्योंकि पुलिस आके जब हमारे रूम पे सर्च की तो उनको पता था कि मैं कहाँ रहता हूँ और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, वो भी उनको पता था। मैं उनके पास सारे एड्रेस थे कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और मेरे एड्रेस थे, लेकिन जब उनको ये पता करना चाहिए था अरेस्टिंग के वक्त ही कि ये झारखंड का है, झारखंड के किस जगह का है भी ये नहीं है, या झूठ बोल रहा है, तो उनको शुरू में ही करना चाहिए था। लेकिन वेरिफिकेशन जो है वो इनके सिस्टम में आता है कि हाँ अगर बेल होता है, सिक्योरिटी भरी जाती है, बॉन्ड भरा जाता है, तो उसका जो है वेरिफिकेशन होता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन जो है क्योंकि ये लॉ है और इसका उनको जो अधिकार है कि वो करेंगे वेरिफिकेशन, लेकिन इतना समय लगा दिए वेरिफिकेशन के लिए। कुछ वेरिफिकेशन जिसका परमानेंट एड्रेस है मेरा, उसका वेरिफिकेशन इनको पहले से करके रखना चाहिए था कि झारखंड से मैं हूं तो झारखंड में कहां से हूं, मेरे फादर्स कहां रहते हैं, मेरी फैमिली कहां रहती है, ये सारी चीजें उनको खुद करना चाहिए था। जबकि मैंने उनको बता दिया था कि हाँ मैं यहाँ झारखंड में इस जगह पे रहता हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन फिर भी उनको उस वक्त जो है वेरीफाई करना चाहिए था। हमारे एड्रेस के वेरीफाई करने का कोई तुक नहीं बनता है। हाँ, जो हमारे सिक्योरिटी थे, जो जमानत ले रहे थे, उनको वेरीफाई तो बनता है कि हाँ आप उनका वेरीफाई करें, लेकिन मतलब मेरा वेरीफाई तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं हुआ और आप अगर वो करना चाहते हैं तो इस्तकबाल है, वो आए करें और जो करना चाह रहे हैं वो करें। आसिफ, आप पर इल्जाम ये लगे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपने दंगे भड़काए हैं, आप पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है, जो केस है वो यूएपीए के तहत है और आप 1 साल तक यूएपीए के तहत बंद रहे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी गया नहीं, शायद मुझे जाना चाहिए था। जब वहां पे राइट्स हुए उसके बाद भी मेरी बहुत ख्वाहिश रही कि क्या नाम है मैं वहां जाऊं रिलीफ के काम में साथियों को, असल में क्योंकि मैं यहाँ पे बाहर से ही रिलीफ के काम के लिए भी मैं अपने साथियों को भेजा कि आप लोग वहां जाओ रिलीफ का काम करो, लेकिन मैं नहीं गया कभी। तो इसका अफसोस है मुझे कि मुझे जाना चाहिए था वहां पे। और वो बहुत ही हिम्मती लोग हैं जिन्होंने, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमान, मतलब हिंदू मुसलमान सब, जिनको लड़वाया गया वो लड़े नहीं, दंगा हुआ नहीं, दंगा करवाया गया, और जिन लोगों ने करवाया वो सबको पता है।
और उस पर कार्रवाई नहीं हुई और उसका एलिगेशन जो है वो हम लोगों पे लगा दिया गया। क्यों लगाया गया इसको समझने की जरूरत है। वो इसलिए लगाया गया क्योंकि हम लोगों ने जो है जामिया से सीए और एनआरसी का जब विरोध करना शुरू किया, जब उस पर एहतजाज करना, उन पर सवाल पूछना शुरू किए, तो उनको ये लगा कि ये जो है मामला पूरे हिंदुस्तान जो है सवाल पूछ रहा है इनकी वजह से, ये जामिया से शुरू किए थे और इनकी वजह से, तो इनको जो है आप जेल में डाल दो। तो उनके पास बंद करने के लिए कोई एलिगेशन नहीं था, तो उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट का जो है कॉन्स्पिरेंसी का केस लगा दिया, क्योंकि हम तो कभी गए नहीं। तो कॉन्स्पिरेंसी में क्या है, आप किस तरह से कॉन्स्पिरेंसी प्रूफ करेंगे? आपके पास मेरा कोई सिंगल मैसेज नहीं है रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट। मैं बहुत सारे जामिया के ग्रुप्स में रहा, लेकिन मैं कभी ग्रुप्स में कोई मैसेज नहीं करता था, ना किया। मैं कभी किसी तरह के कोई ऑनलाइन या फेसबुक या इन चीजों पे जो है मैं कभी आके लाइव आके मैंने किसी तरह के कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए, मैंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया जिससे जाके जो है मैंने पोस्ट किया, लेकिन वो रिलीफ के लिए कि गलत हो रहा है, कि इस पे जो है रुकना चाहिए था। हमने पोस्ट किया कि हाँ देश की एकता और अखंडता को बचाने की बात है। हाँ हमने पोस्ट किया कि यहाँ पे जो है सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि वीडियोस हमारे पास बतौर सबूत है। मेरे लिए तो नहीं, मैं चार्जशीट पढ़ा, मैम 17,000 पेज का इन्होंने चार्जशीट फाइल किया, मेरे रिलेटेड तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और ये मैंने पूछा इनसे, मतलब कि एजेंसी से मैंने सवाल पूछा, ड्यूरिंग द पीसी मैंने पूछा कि आप यूएपीए कैसे लगा रहे हैं, मुझे थोड़ा यूएपीए समझाया। मुझे यूएपीए मुझे नहीं पता यूएपीए क्या है, मैं बस इतना पता है कि हाँ ये क्या नाम है, गैर कानूनी गतिविधि का जो है एक लॉ है, इसमें क्या है, किस तरह के सेक्शंस हैं, इसका इसमें सजा क्या हो सकते हैं, इसमें किस बेसिस पे यूएपीए लगता है। मैंने उनसे ही पूछा कि आप मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। तो यूएपीए कैसे, मतलब मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप मुझे आतंकवादी गतिविधि निरोध जो कानून है आप उसको लगा रहे हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो उन्होंने कहा फंडिंग हुई है। मैंने कहा सर मैं एक जो है बहुत नॉर्मल फैमिली से आता हूँ और जो है मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे कम पैसे में गुजारा करना, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है तो आप जो है मुझे इस बात पे बुक कर सकते हैं कि मेरे पास फंडिंग आई है। आप देख लो मेरे अकाउंट, देख लो मेरे फैमिली के अकाउंट, आपने आसिफ को कहां से कितने पैसे आए। क्योंकि ये स्टूडेंट है, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो कभी एक जगह पर नहीं हो सकते, कभी किराए पर एक जगह है तो जमानत मिलने के बाद दूसरी जगह। दूसरी बात, कोई वीडियो नहीं है, इनका कहना है आसिफ का कि कोई सबूत नहीं है, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि किसी तरह का कोई साफ सबूत है ही नहीं। दिल्ली पुलिस जो है वो कुछ साबित कर नहीं पाई है, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। आसिफ भी वही कह रहे हैं। वहीं आसिफ ये भी कह रहे हैं कि वो तो नॉर्थ ईस्ट कभी गए नहीं, यानी कि जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़काए गए हैं, वो तो वहाँ कभी गए ही नहीं थे। तो यूएपीए किस तरह से लगाया जा सकता है? देखिए, मैं तो सबसे पहले आसिफ साहब का बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी जो आज जेल से रिहा हुए हैं, और ये एक स्टूडेंट है और ये एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, तो ये बाहर आए तो इनको बधाई हो। और भगवान करे, ईश्वर करे, ऊपर अल्लाह करे कि ये इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो जस्टिफाई कर सके। मेरा ये कहना है कि ये आसिफ साहब के ऊपर वीडियो नहीं बने हुए हैं, कोई भी वीडियो नहीं है। जो ज़्यादातर वीडियो है वो नाहवाल जी के ऊपर बने हैं, और वो 2-3 वीडियो जो उनके साथ दूसरी महिला थी उनके ऊपर बने हैं। इनका वीडियो नहीं है, ना ही इनको उसमें वीडियो। हाँ, वो भी जेएनयू के स्टूडेंट थे। इन लोगों की वीडियोस के ऊपर देखिए कई बार क्या होता है कि ये एक इंसिडेंस हुआ, 52 लोग मर गए। अभी प्रेम जी बहुत गुस्से में बात कर रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है भैया, मुसलमान को एक मुसलमान कैसे मारता है, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है ही नहीं। ये झगड़ा था सीए, जो कोई एक एक्ट आ रहा था, उसको कुछ मानने वाले लोग थे और उसको कुछ लोग नहीं मानने वाले लोग थे, उसको बीच में लेके ये झगड़ा चालू हुआ। एनआरसी, सीए, एनसीआर, एलपीआर। मेरा ये कहना है कि ऐसे मामलों में जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं और सरकारों के बीच में पुलिस की भूमिका जो रहती है वो ऐसी रहती है कि उसको इवेंट भी, जब वहां दंगे हो रहे हैं, अब वहां पे जो वीडियो मिलती है उसमें आवाज कहां से आएगी कि दंगे के बीच में जाके पुलिस वाला खड़ा होगा, भैया आप बोलिए। तो सर आप कह रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि जब कोई बिल आती है तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उस पर प्रोटेस्ट हो सकता है। हाँ, दंगे हुए, उस पर तहकीकात होनी चाहिए कि दंगे किसने किए, लेकिन ये कि उसको टेरर एक्ट ही करार दे देना, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं अपना जाहिर, उन पर भी उनको भी टेररिस्ट करार देना, ये क्या सही है? और दिल्ली पुलिस जिस तरह से अड़ गई है इस बात को साबित करने में, जबकि सबूत ही नहीं है, ये कैसे सही? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जब इस पे वर्डिक्ट आएगा तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और वो सुप्रीम होगा, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि लोअर कोर्ट ने इनके विरोध में कहा, उसने कहा जो उनके वो थे वकील साहब, उन्होंने जो जज थे लोअर कोर्ट में, उसने कहा, जज अमिताभ रावत ने
अमिताभ रावत ने कहा कि भाई इनके ऊपर संगीन इल्जाम लगे हुए हैं और ऐसा ऐसा है, इसलिए उन्होंने माना उस चीज को। वहीं हाईकोर्ट कहता है कि ये संगीन इल्जाम नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक उसके है। ऊपर प्रेम कुमार डिसीजन पे आ जाएगा। और प्रेम हम कुमार जी, आपने आसिफ इकबाल को सुना कि जिस तरह से कोई सबूत नहीं है, कोई किसी तरह की कोई विटनेसेस नहीं है, बावजूद इसके यूएपीए के तहत उनको जो है 1 साल तक बंद किया गया। लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस जस्टिफाई कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और वही जो है इस पूरे मामले पर अब समाअत करेगी। देखिए, दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट जाने का अख्तियार है, वो जाए, कानून में प्रावधान है, उसको जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति या विरोध नहीं। देखिए, ये जो दिल्ली दंगा कांड हुआ, इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने जो आरंभिक थ्योरी रखी कि इसकी साजिश शाहीन बाग में रची गई, यही दिल्ली पुलिस ने कहा था। और जब शाहीन बाग की जो तारीख दिल्ली पुलिस ने दी, जब अखबारों ने ये खबर सामने लाई कि उस तारीख में तो डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान आने का प्रोग्राम भी नहीं बना था, और दिल्ली पुलिस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के समय में कुछ बड़ा किया जाए, इसकी साजिश रच दी गई थी शाहीन बाग में। जब ये बात सामने आ गई, दिल्ली पुलिस के पास प्रूफ नहीं था, तब उसने चार्जशीट से ये बात हटा ली। तो साजिश की आरंभिक थ्योरी ही पुलिस ने जो रची, वो तथ्य से अलग हट करके रची। और अब इस पूरे मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। शुभेंदु जी और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे, आसिफ इकबाल भी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।